नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डे 30 में। आज का टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण। पहले हम संस्थानों के बारे में डिस्कशन करने वाले थे। कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो क्वेश्चन सेट नहीं हो पाए, तो सेशन तो छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए शाम के समय टॉपिक चेंज किया गया। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, स्क्रीन पर है, आपके सामने है। चलिए देखते हैं। मिनीमाता बीमारी फैली थी बकरियों से, सुअरों से, मछलियों से, बंदरों से, किससे? तो संक्रमित जल से बहुत सारे रोग होते हैं। मिनीमाता बीमारी जापान की मिनीमाता खाड़ी से फैली थी और पारा मिश्रण में अवशिष्ट जल बैक्टीरिया के कारण इस बीमारी का प्रकोप हुआ था और ये मछलियों के द्वारा फैली थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1952 की बात है। 1952 में इसकी जांच की गई और उसमें पाया गया कि इसमें अंग, होंठ और जीभ काम करना बंद कर देते थे। इस बीमारी में बहरापन हो जाता था, आंखों में धुंधलापन आ जाता था। कैडमियम प्रदूषण से जहां तक बात है तो इटाई इटाई रोग होता है और लीवर और फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। ये अलग एक फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रमित जल से होने वाली बीमारी नहीं है? पीलिया हैजा टाइफाइड ये संक्रमित जल से होती है, लेकिन कोरोना की ऐसी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि ये जल से होता है। आगे अगर किसी लहर में हो जाता है तब की गारंटी नहीं है। फिलहाल ये वायरस से होने वाली बीमारी है, संक्रमित जल से ये नहीं होती। जल एक ऐसा रंगहीन द्रव है जो हाइड्रोजन को का मोनोऑक्साइड होता है और दूसरा है कि इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है, D2O। तो जल रंगहीन है, रंग तो कोई नहीं होता है। जल में आप रंग डाल देंगे तो उसमें रंग आ जाएगा, बाकी तो कोई रंग नहीं होता है। तो ये सही है। और हाइड्रोजन का ये मोनोऑक्साइड होता है, H2O इसका सूत्र होता है, D2O नहीं, H2O होता है। D2O तो भारी जल हो जाएगा, H2O होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका घनत्व अधिकतम होता है और हिमांक इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जल प्रदूषक निम्न प्रकार के होते हैं, जैविक, रासायनिक या भौतिक या उपयुक्त सभी? तो ये हर एक प्रकार के जल प्रदूषक हो सकते हैं। जैविक, भौतिक, रासायनिक हर तरीके के हो सकते हैं। जैविक में कौन कौन से आएंगे? जैसे रोगाणु, वायरस, बैक्टीरिया इसमें शामिल हो जाएंगे रोगाणुओं में। जैसे शैवाल है, प्रोटोजोवा है, हेलमिथस है। रासायनिक में जैसे कार्बनिक रासायनिक, जैसे जैवनाशक है, पॉलीक्लोरिनेटेड फिनाइल है, पीसीबी, नाइट्रेट है, क्लोराइड है, ये सब इसमें आ जाएंगे। आर्सेनिक है, लेड है, कैडमियम है ना। भौतिक में जैसे उद्योगों से निकला हुआ गर्म जल, ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है। तेल वाहक से गिरा हुआ तेल, ये सब भौतिक में आ जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मानवों और अन्य प्राणियों के फेफड़ों में गंभीर हानि पहुंचा सकती है? तो ये जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड मत टिक कीजिएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ये फेफड़ों को हानि पहुंचा सकती है, चाहे वो मानव हो या अन्य प्राणी। सल्फर डाइऑक्साइड हानिकारक प्रभाव छोड़ती है और अम्ल वर्षा की के रूप में ये कारक का भी काम करती है। अम्ल वर्षा का एक घटक है। हानिकारक प्रभाव जो पड़ते हैं उसमें रंग रोगन और धातुओं का संचारण, प्राणियों और पौधों की क्षति और उनकी मृत्यु, ये हर तरीके के प्रभाव। जैसे अम्ल वर्षा अगर लगातार हो जाए तो धातुओं का संचारण हो जाएगा। ताजमहल पे लगातार हो जाए तो ताजमहल का रंग ही बदल जाएगा। तो ये सब इसके प्रभाव हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादक स्रोत नहीं है। कोयला, तेल, लकड़ी, लोहा कहाँ से नहीं निकलती? तो कोयला, तेल, लकड़ी से निकलेगी, लोहे से नहीं निकलेगी। लोहे से निकलने का कोई वही नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है। गैसोलीन, कैरोसिन, प्रोपेन, कोयला, लकड़ी, इन सब के जलने से निकलती है। सांस लेने में दिक्कत होने लगती है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होती है। पढ़िए तो उसको रिलेट करके तैयार कर लीजिए। बाकी मुझे पता है ये काम बड़ा बोझिल है, इन 30 क्वेश्चन को तैयार करना ही लोगों को कितना कठिन लगता है पता है, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो इसको पसंद करते हैं। आराधना जी ने भी पसंद किया था, इसकी व्याख्याओं को उन्होंने मेंस में प्रयोग किया, सिलेक्शन हुआ, उन्होंने अपनी बातें बताई भी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित किस तकनीकी का उपयोग गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने में होता है?
दहन, अवशोषण, अधिशोषण, जिससे गैसीय प्रदूषक नियंत्रित हो जाए। तो उनको नियंत्रित करने के लिए इन सभी तकनीकों का प्रयोग होता है, दहन का भी, अवशोषण का और अधिशोषण का। ये सब तकनीकें हैं जिनसे, यानी कि जो गैसीय प्रदूषक हैं, जो गैसीय पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको इनसे नियंत्रित किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, प्रदूषकों को कम करने या पूरी तरह समाप्त करने का सबसे प्रचलित तरीका कौन सा है? तो ये जो सबसे प्रचलित तरीका है वो है प्रदूषकों का ताप या उत्प्रेरक दहन कर दिया जाए, समाप्त हो जाएंगे। ताप के द्वारा या उत्प्रेरक के द्वारा दहन कर दिया जाए, उत्प्रेरक दहन उनका हो जाए। थर्मल और कैटालिटिक कंबंशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, इनको कर दिया जाए। तो ये सबसे मतलब ये प्रचलित तरीका है प्रदूषण को कम करने के, प्रदूषकों को कम करने का। अगला जो प्रश्न है, ये इसमें होता क्या है, ये यंत्र होते हैं, कंबंशन यंत्र होते हैं, उनके द्वारा उसमें जमा किया जाता है और प्रदूषकों को वातावरण में जाने से उनको रोक दिया जाता है। अम्ल वर्षा द्वारा वनों और झीलों को क्षति नहीं पहुंचती है और साधारणतः वर्षा का जल थोड़ा अम्लीय होता है। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, वो थोड़ा एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन अम्ल वर्षा जो होती है तो वनों और झीलों सबको नुकसान पहुंचाती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अम्ल वर्षा प्लास्टिक, पेंट, इस्पात, सीमेंट, सब जो है इनको सबको नुकसान पहुंचाती है। साधारणतः वर्षा का जल पीएच मान इसका 5.6 से 6.5 के बीच में होता है। तो ये अगर 7 से ऊपर होता तो क्षारीय हो जाता, ये अम्लीय होता है, 7 से कम है ना पीएच मान। और अम्ल वर्षा का पीएच मान भी 5.6 से कम होता है, ये भी एक अलग से फैक्ट तैयार कर लीजिए। अम्ल वर्षा से मृदा उर्वरता पर क्या असर पड़ता है? अगर अम्ल वर्षा होगी तो इस पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। अम्ल वर्षा से कुछ फायदा ऐसे नहीं होने वाला है, बुरा इफेक्ट पड़ेगा, इसका बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। ठीक है, ये जीवों के लिए भी हानिकारक है, पोषक तत्वों का ह्रास कर देती है, इसलिए इसकी जो फर्टिलिटी है वो समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है। पीएच एक सांख्यिकीय मूल्य है जिससे निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो पीएच से आप अम्ल और क्षार की तीव्रता मापते हैं। मेरे मन में आया क्वेश्चन ये डालना चाहिए, पीएच का जिक्र आया है इसलिए। तो सांख्यिकीय मूल्य होता है, स्टैटिस्टिकल वैल्यू होती है। अगला जो प्रश्न है, कोयले से चलने वाली बिजली घरों में से निकलने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल योगदान देता है, किसमें योगदान देता है? ये योगदान देता है अम्ल वर्षा की समस्याओं में। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, तो ज्यादा बिजली घर आप बनाएंगे, बिजली की खपत बढ़ाएंगे, बिजली घर बनाने पड़ेंगे कोयले से चलने वाले, तो अम्ल वर्षा की समस्या को भी आप दावत दे रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो निकलते हैं और अम्ल वर्षा के महत्वपूर्ण घटक हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा में क्या पाया जाता है? तो SO2 और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला जो प्रश्न है, अम्ल वर्षा में वायुमंडल से अम्ल धरती पर जमा होता है? बिल्कुल होता है, अम्ल वर्षा नामी है। और अम्ल का जमाव आर्द्र या शुष्क हो सकता है। अब यहां पे सोच लीजिए, आर्द्र शुष्क दोनों हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना, दोनों हो सकता है। पेड़ और अन्य सतहों पर शुष्क रूप में जमा गैस और धूलकण वर्षा के द्वारा धुलकर बह जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। शुष्क जमाव वायु जो होती है उसके द्वारा बहाकर लाए गए कण और अम्लीय गैस, मतलब यहां पर आप ये समझ लीजिए कि जो भी नेचर में है उसमें कई रूपों में पाया जा सकता है। अम्ल वर्षा अनेक तरीकों से होती है, जैसे वायुमंडल में अम्ल धरती पर जमा होता है, अम्ल का जमाव आर्द्र शुष्क दोनों में हो सकता है। आर्द्र जमाव उन अम्लीय जमावों को कहते हैं जो वर्षा कोहरा और बर्फ के द्वारा होते हैं, और शुष्क जमाव उनको कहते हैं जो वायु द्वारा बहाकर लेके आए जाते हैं। तो कई तरीके से ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। द्वितीयक प्रदूषक का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? प्राथमिक प्रदूषक नहीं, द्वितीयक प्रदूषक, जो डायरेक्टली वैसे नहीं आपको दिखेगा लेकिन है वो प्रदूषक। तो प्रकाश रासायनिक जो धूम कोहरा है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्राथमिक है, हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन प्रकाश रासायनिक जो धूम कोहरा है ये द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है। फोटो रासायनिक धूम कोहरा, जहां यातायात ज्यादा होता है, गर्म परिस्थितियां होती है, तेज सूर्य विकिरण होता है, वहां पे धूम कोहरा बनता है। ठीक है,
और प्रकाश रासायनिक धूमकोरा खास तौर से ओजोन, प्रॉक्सीएसिटाइल नाइट्रेट से NOx बनाता है, और कम सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में खासकर ये खास मौसम में धूमकोरा अपूर्ण रूप से बनता है, और ऐसी वायु को भूरी वायु कहते हैं। कभी पूछा जा सकता है आपसे, जो ऐसी वायु जो ऐसे ऐसे माहौल बनेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बन मोनोऑक्साइड सभी जंतुओं के लिए हानिकारक है और श्वसन के साथ अंदर जाने पर यह रक्त की ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को बढ़ा देती है। हानिकारक है महोदय, तो ये ऑक्सीजन की क्षमता को मतलब ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को बढ़ाएगी क्यों? पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन ढोने की क्षमता ही तो कम करती है, और जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आपके खून में प्रवाह ब्लड में ऑक्सीजन का नहीं होगा, तो समस्या हो जाएगी। कौन सी गैस सिगरेट के धुएं में भी उपस्थित रहती है? जो छल्ले जितने लोग बनाते हैं ना, धुआं छोड़ते हैं ना, छल्ले बनाते हैं, अजय देवगन वाली फिल्म से इंस्पायर होके, है ना, प्रकाश झा वाली जितनी फिल्में होती हैं, अजय देवगन जब एसपी बनते हैं, धुआं छोड़ते हैं, तभी उनका दिमाग काम करता है। तो ऐसे लोग सतर्क हो जाएं। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐसे लोगों के पास रोग रहने वाले, भाई एक मतलब एक आप कह सकते हैं डायरेक्टली ना करके साइलेंट तौर पे तो सब लोग स्मोकिंग कर ही रहे हैं। अब भाई साहब कोई छोड़ रहे हैं सामने धुआं, तो उड़ के हमारी नाक में भी आ रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये सिगरेट के धुएं में भी उपस्थित रहता है। वायुमंडलीय प्रदूषकों की सांद्रता निर्भर करती है वायुमंडल में उसके भार पर, उत्सर्जित कुल द्रव्यमान पर, वायुमंडल में उत्सर्जित कुल संख्या पर, किस पर निर्भर करती है, या इनमें से कोई नहीं? तो वायुमंडलीय प्रदूषकों की सांद्रता किस पर निर्भर करती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। सोच विचार के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे प्रश्न कभी कभी आपको फंसाते हैं एग्जाम में, क्योंकि आप इतना डीप पढ़ते ही नहीं है। बीच बीच में मैं ऐसे क्वेश्चन रख देता हूँ। तो उत्सर्जित जो कुल द्रव्यमान है, सांद्रता है तो द्रव्यमान पे निर्भर करेगी, है ना, जो टोटल मॉस है उनका मॉस पे डिपेंड करेगी, है ना, द्रव्यमान मतलब मास पे डिपेंड करेगी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय गुणता का अपघटन और प्राकृतिक वायुमंडलीय परिस्थिति से मिलकर वायु गुणवत्ता का क्या होता है? वायु प्रदूषण, गैस या कणकीय पदार्थ जो भी होंगे, तो उस रूप में इनका परिवर्तन जो होता है, और ये जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो द्रव्यमान पे, मास पे डिपेंड करेगा। अगला जो प्रश्न है, प्रदूषकों का पर्यावरण में प्रवेश होता है निश्चित स्रोतों से अनिश्चित स्रोतों से। आप क्या बिल्कुल बता सकते हैं कि बिल्कुल निश्चित एक स्रोत है जिससे कि पर्यावरण में प्रदूषण होता है? दोनों स्रोतों से होता है, चाहे वो निश्चित अनिश्चित दोनों। सर्टेन सोर्सेज हैं, कुछ अनसर्टेन भी है, कभी अनसर्टेन से भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निश्चित स्रोत मतलब जो बिल्कुल पता है कि यहां से होना ही है, चिमनी से धुआं निकल रहा है, उद्योगों से जो जल निकल रहा है। और कुछ अनिश्चित स्रोत भी होते हैं, है ना, जो अचानक ऐसा उनसे प्रदूषण फैल गया। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण है? तो कौन सा इसमें जैव अनिम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरणीय नहीं, जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण। जैसे क्लोरीनेट आप ले लीजिए, कोई हाइड्रोकार्बन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइफ्लोरोमीथेन, डीडीटी जिसको कहते हैं, बीएचसी बेंजोन हेक्साक्लोराइड, ये सब जो है ये अनिम्नीकरणीय प्रदूषण है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अनिम्नीकरणीय बेंजो, ये सारे जो है, ये प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन बैग, उपयोग किए हुए पेय पदार्थ के डिब्बे, इनका अपघटन नहीं होता। ये ऐसे पड़े रहते हैं, हजारों सालों तक पड़े रहेंगे, सैकड़ों सालों तक, कोई इसमें वो नहीं। मानव ने जितना कुछ बनाया है वो सब प्रकृति को बर्बाद करने के लिए। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा, यहाँ पे द्वार नहीं द्वारा होगा, पैदा होने वाला कोई भी प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। तो इसी को तो प्रदूषण कहते हैं। अनवांटेड चेंज जो आप पढ़ते आए हैं, प्रदूषण यही होता है ना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यही प्रदूषण की परिभाषा ही है। भौतिक, रासायनिक, जैविक विशिष्टता लिए हुए कोई भी तत्व जो परिवर्तित हो जाए, कोई भी घटक जिसमें परिवर्तन आ जाए, अवांछनीय हो, अनवांटेड हो, तो उसी को प्रदूषण कहा जाए। प्रतिकूल परिवर्तन होता है, अनुकूल नहीं होता है। करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे, और आप लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज का लाभ आप उठा सकते हैं।
और सीरीज जो हमारी है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनसे आप जानकारी ले भी सकते हैं और आप खुद ज्वाइन करके देख सकते हैं। उनका एक लेवल है, एक स्तर है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप का 2021 संस्करण आयोजित किया गया पेरिस में, नैरोबी में, रोम में या दिल्ली में? कहां पर? तो नैरोबी में हुआ। कहां पर? नैरोबी, केनिया में पड़ता है। केनिया में नैरोबी पड़ता है। 2020 में ये होना था लेकिन नहीं हो पाया, तो 17 से 22 अगस्त 2021 तक इसका आयोजन चल रहा है। तिवा आदिवासियों द्वारा अच्छी फसल होने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो ये बाचुआ त्योहार। कौन सा त्योहार है? बाचुआ त्योहार। तिवा ट्राइब्स बाचुआ त्योहार मनाते, अपना पारंपरिक परिधान पहनेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे, जिंदगी तो यही जीते हैं। बाकी तो हम लोग तो जी ही रहे हैं, देख ही रहे हो। सर दर्द कर रहा है लेकिन डेली 30 करना है, सर दर्द कर रहा है लेकिन क्लास बनानी है, आप लोगों को भी पढ़ना है। असम, मेघालय में आप जाएंगे तो वहां पर ये तिवा जनजाति के लोग मिलेंगे, लालुंग के नाम से जाने जाते हैं वहां। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में भी आपको मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में हाकाइंडे हिचिलेमा को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो हाकाइंडे हिचिलेमा को जाम्बिया का राष्ट्रपति चुना गया। कहां का? जाम्बिया का राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, ठीक है। बहुत धनी आदमी है, वित्त, पशुपालन, संपत्ति, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में बिजनेस करते हैं। अब राष्ट्रपति बन गए तो अपना लाभ भी हो सकता है सिद्ध कर, काहे नहीं करेंगे, कौन नहीं करता। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पायलट रन किस संगठन ने किया है? कौन सा संगठन है इसको करने वाला? इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पायलट रन, तो ये जो किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा नहीं होगा, इंटरनेशनल है ना, तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो प्राधिकरण है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, वो करेगा। थोड़ा सा गैस भी काम करता है कभी कभी, इसीलिए मैंने इसमें मजाक किया आपसे कि आप इसको जान जाए। IFSCA ने ये जो मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, इसके द्वारा गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी अहमदाबाद में इसको आयोजित किया गया, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, इसका पायलट रन अभी किया गया और 1 अक्टूबर 2021 से ये लाइव होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, किस देश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी करने के लिए मंजूरी दी है? तो आपदा प्रबंधन के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में साझेदारी हुई है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो साझेदारी हुई है, ये आपदा प्रबंधन में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो तैयारी हो, प्रतिक्रिया हो, क्षमता निर्माण हो, सब पे काम करेंगे। अगला जो प्रश्न है, किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किए हैं, ज्वाइंट गाइडेंस पर हस्ताक्षर किए? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किए हैं, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ये समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग और अंतर संचालनीयता, इंटर ऑपरेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्षेत्र भी याद रखिएगा किसमें किए हैं, समुद्री क्षेत्र में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है मोहम्मद आजम। कौन है? मोहम्मद आजम, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तेलंगाना के करीमनगर जिले के हैं ये, और इनको अनुराग सिंह ठाकुर जो केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री हैं, युवा और खेल मामलों के, तो दिल्ली में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। हरिता हरम परियोजना के तहत रक्तदान, अंगदान और वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित इन्होंने किए, तो उसी के तहत इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। गांवों में लोगों के लाभ के लिए जल संरक्षण, भिगोने वाले गड्ढों के निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन, इन सब के लिए इन्होंने काम किया। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर आतंकवाद रोधी दस्ते का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये बनाएंगे देवबंद में। कहां पर? देवबंद में। और देवबंद कहां है? सहारनपुर में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने देवबंद में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एटीएस का फुल फॉर्म ये होता है, उसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तरांचल और हरियाणा की सीमा पर है और ये राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अपनी गहराई, उपस्थिति और संचालन क्षमता बढ़ाने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसलिए इस स्थान का चुनाव किया गया। विश्व मानवतावादी दिवस 2021 की थीम क्या है? तो विश्व मानवतावादी दिवस 2021 की थीम है द ह्यूमन रेस। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 19 अगस्त को मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई या अपनी जान जोखिम में डाली। 12वां ये वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया है। द ह्यूमन रेस इसकी थीम है। 19 अगस्त का दिन इसलिए चिन्हित किया गया, इराक के महासचिव के तत्कालीन विशेष प्रतिनिधि सर्जिया विएरा डी मेलो और उनके 21 सहयोगियों को बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बमबारी से उड़ा दिया गया था। 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक रूप से फिर इसको मान्यता दी और 19 अगस्त की डेट 2009 में पहली बार चुन के मनाई गई मानवतावादी दिवस के तौर पर। अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है आज का। हाल ही में कहां पर भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ये तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया? तो ये जो आयोजन हुआ है जज्बा ये तिरंगा, ये जम्मू और कश्मीर में हुआ है, भारतीय सेना ने किया है। 400 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है ना, मैराथन का आयोजन। राजीव पुरी मेजर जनरल और जनरल ऑफिसर कमांडिंग ISAF स्पेशल डिवीजन इसको झंडी दिखाए। भारतीय तिरंगे को लेकर 300 से अधिक सैनिकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बड़ा कार्यक्रम है, 400 किलोमीटर बहुत होता है। तो डेली 30 आपको कैसा लगा? इसको थोड़ा बहुत आप प्रचारित कर सकते हैं, वैसे आप करेंगे नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें मेहनत बहुत लगती है। शेयर का बटन दबा के इसको शेयर करने में, और अच्छा कार्यक्रम है, कोई और देख लेगा उसकी तैयारी हो जाएगी तो समस्या भी आपको होगी। सपना चौधरी के डांस आप लोग शेयर करते हैं, वो एक बढ़िया काम आपके लिए हो सकता है ना। मेरा भी मूड आज ऑफ है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।